one important term that is there in latest syllabus. This is acromegaly. What does it mean? When we are having this growth hormone in very increased manner. ग्रोथ हार्मोन हमारा कहाँ से रिलीज हो रहा था? पिट्यूटरी से। और जब ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, एक लेवल तक हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई विल से सॉरी। सो एक लेवल तक हमारी हाइट इंक्रीज होती है, हमें अच्छा लगता है कि बाकी एज ग्रुप के कंपैरिजन में हम अच्छा रिजल्ट शो कर रहे हैं। बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, एज आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, आर बैकबोन, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे टॉर्सो में होता है, दस मिडल पार्ट फ्रॉम शोल्डर टिल हियर इज नोन एज टॉर्सो, और इसी टॉर्सो में हमारे फोरलिम्ब पहले वाले एंड हिंड लिम्ब एंड प्लस दिस नेक मसल सस्पेंडेड होता है। सो मेनली भार कौन उठा रहा है, हमारी बॉडी का वेट कौन उठा रहा है? दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, और उसमें बैंडिंग शो होने लगती है ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा बर्डन। गॉट इट? Yes. So, in response to this condition, आप एक रेसलर का नाम है, आपने खलील नाम सुना है? Yes, देखा भी है? अगर आपने उसका फेस ऑब्जर्व किया हो, खलील जो जिस रेसलिंग की मैं रेसलर की बात कर रही हूँ, उसका फेस देखा, चिन कितनी ब्रॉड है, थोड़ा सा अजीब फेस की हमें उसकी शेप लगती है। एंड दिस इज दिस कंडीशन। अगर आपकी हाइट अगर नॉर्मल रेंज में है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, बोन्स है, उसकी फिजियोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, नॉर्मल तरीके से आपको दिखाई देगा। जिस पर्सन में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा है, अपनी लिमिट से इंक्रीज हो रहा है, उसमें सबसे पहली चीज़ हाइट, इंक्रीज हाइट आपको नजर आएगी। एंड द सेकेंड थिंग इज रिलेटेड टू डिस्टॉर्शन ऑफ फेशियल स्ट्रक्चर, मतलब फेस देख के ही बता देंगे कि हाँ इसमें कुछ एबनॉर्मल प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने आपको वो एग्जांपल दिया। उस रेसलर को अगर आप देखेंगे, हाइट तो उसकी जाकर उसको चलने में भी प्रॉब्लम है। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एक्रोमेगाली, ठीक है, जिसको हम कल डिस्कस कर रहे थे अनदर टर्म से नोन एज जायंटिज्म, नोन एज जायंटिज्म। बॉडी स्ट्रक्चर काफी इलैबोरेट हो जाता है। सो नेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द this pineal gland. Yes, ma'am. Next gland we are taking is pineal gland. Now what does this pineal gland mean? Firstly, I would like to say that this is the very smallest gland present inside our body. जितने भी हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, सबसे छोटा स्ट्रक्चर किसका होता है? पिनियल ग्लैंड का। अब इसकी लोकेशन कर लेते हैं, ये है कहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी में शायद इसका डायग्राम नहीं है। इज इट देयर? ओके, वी हैव सीन दिस ब्रेन पार्ट, हेमिस्फीयर का मैंने साइड व्यू यानी लेटरल व्यू बनाया है। बीच में यहाँ से हाइपोथैलेमस स्टार्ट हो जाता है, दिस इज थैलेमस, इसके नीचे हाइपो आता है, हाइपो से निकल के यहाँ पे हमारा क्या था? पिट्यूटरी था। ओके, दिस इज लेटरल साइड, एक साइड से अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, हम बीच की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थैलेमस को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं पीछे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। व्हाट वी आर कॉलिंग इट? डॉर्सल साइड। आई हैव टोल्ड यू वेंट्रल एंड डॉर्सल यस्टरडे आल्सो। फ्रंट पार्ट आगे की तरफ जिसको हम एंटीरियर भी बोलते हैं, वो वेंट्रल होता है। दिस इज द वेंट्रल पार्ट एंड दिस इज द डॉर्सल पार्ट। ऊपर की तरफ, जैसे इंग्लिश में हम इसके लिए अपर एंड लोअर वाली जो टर्म है वो यूज करते हैं। तो डॉर्सल पार्ट में जब हम फोर ब्रेन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, देयर वी विल बी गेटिंग दिस पिनियल ग्लैंड। स्मॉलेस्ट है, अब बात करते हैं ये करता क्या है। जिससे आप रेस्ट करते हैं, एक टाइम के बाद जो आपकी नींद है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग साइकिल, आफ्टर सम टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू फील that it is just a natural process, you will be getting up by your own, कोई जगाएगा भी नहीं आपको, सो रहे थे, ठीक है। नॉर्मल जो आपको स्लीप लेनी चाहिए इट इज 6 to 8 आवर्स, इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जब हमारी जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जैसे हार्ट में जो होती है,
आई कॉन्ट्रैक्शन में चलती हैं। ऐसे ही हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है उसको मेंटेन करने के लिए वी आर हैविंग दिस पीनियल ग्लैंड। गॉट इट? आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आपने गॉइटर सुना था लोअर क्लासेस में? यस मैम। यू नो व्हाट ट्रैकिया इज? जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नो, इट इज विंड पाइप। वी आर हैविंग टू पाइप्स, फुट पाइप इक्वल टू ओसोफेगस एंड दिस विंड पाइप इक्वल टू ट्रैकिया। यहाँ पे जो कार्टिलेज रिंग है वो भी दिख रही है। नाउ व्हिच साइड इज दिस? वेंट्रल और डॉर्सल? जो हम टच कर रहे हैं दिस इज वेंट्रल। तो ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये एक बटरफ्लाई की शेप जैसा होता है, ठीक है। बीच में से जैसे उसकी विंग्स ज्वाइंट रहते हैं ऐसे हमारा अगर आप थायराइड को देखोगे ध्यान से तो वो ऐसे है, यानी फ्लैप लाइक ऐसे जैसे हम मफलर को रैप अप करते हैं ना, ये हमारा ट्रैकिया थोड़ा सा नीचे होता है, ये यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे होता है टॉन्सिल्स, हमारी नोडल टिश्यूज होते हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्पफुल होते हैं। इनके नीचे यहाँ पे अगर मैं बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बना देती हूँ, क्योंकि ये दो लोब्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे मैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज को कंपेयर कर रही हूँ, इस मेम्ब्रेन को जो कि इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करती है वी आर कॉलिंग दैट स्थिमस। गॉट इट? सो 1 and 2 लोब्स। इसके अंदर ही पीछे की तरफ दिस इज द वेंट्रल, ये यहाँ पे है, ठीक है, राइट आफ्टर द स्ट्रैंड। अब यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ देखते हैं इन दो लोब्स में डॉर्सल साइड दो नोडल टिश्यूज और होते हैं जो जिसको हम क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड। क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड। थायराइड में दो टाइप के सेल्स या टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। वन इज फॉलिकुलर, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम लोग फॉलिकल्स की बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट सेल्स जो हमारे मैच्योर होते हैं फीमेल्स में, एंड आफ्टर दैट वी विल बी गेटिंग ओवम द फीमेल गैमेट बाय रप्चरिंग। और रप्चरिंग के लिए कल हमने कौन सा हार्मोन किया था? 10 ल्यूटिलाइन से हार्मोन। कल हमने सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स की भी बात की थी। यस, नाउ दीज आर द फॉलिकल टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड की बात हम कमिंग सेक्शन में करेंगे, वहां पे कौन से टिश्यूज हैं? पैरा थायराइड। तो यहाँ पे फॉलिकुलर टिश्यू दो टाइप के आयोडीन से बने हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, एक में टेट्रा है और एक में ट्राई है, यानी जो हम आयोडीन एलिमेंट लेके चलते हैं एक में उसके कितने एटम्स हैं? 4 को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा थायरोक्सिन एंड दिस इज ट्राई। इसको हम ऐसे लिखते हैं T4 and T3। समझ में आ गया? एक बार मैं डॉक्टर को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे अगर आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, कुछ लोग खाते बहुत ज़्यादा कम है, एक चपाती खा लें और पूरे दिन में मान लो हार्डली वो 3 खा रहे हैं, लेकिन तब हम उनकी शेप की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की या खासकर वेट की बात करते हैं, वो उनके डाइट के रिस्पॉन्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। यस बेटा, you belongs to this thing and your name is Dushyant, welcome। आप अभी आए हो या आपको पता नहीं था कि मेडिकल क्लास चल रही है? ओके, सो वी आर डूइंग दिस थायराइड ग्लैंड, फाइन। पेज नंबर बता दीजिए उसको। So this thing which affect our weight directly is known as BMR, ठीक है, basal metabolic rate। metabolic rate। Now what does this mean? एक होती है आपकी actual age, ठीक है, एक होती है आपकी age according to this metabolic। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि कुछ लोग खाते बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी अगर हम उनकी हेल्थ देखते हैं, वेट देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, वो उसके रिस्पॉन्स में ज़्यादा निकलता है, जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग दिस लो BMR। मेटाबॉलिक रेट क्या होता
होता है, इट इज द यूनिट इन विच वी आर मेजरिंग what sort of calories you are burning when you are at rest position. हम जैसे बैठे हैं अभी तो फिर भी नर्वस सिस्टम पे आपके इफेक्ट पड़ रहा होगा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग, यू आर ट्राइंग टू रिकैप्चुलेट द थिंग्स, टर्म्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जब नॉर्मल कंडीशन में तो सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है सो मैनी ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी कंटिन्यूअसली वर्किंग। हमारी किडनी तब भी तो ब्लड को फिल्टर कर रही है, हमारे लंग्स तभी भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, हार्ट बीट है, हमारी आर्टरीज है या फिर हमारी न्यूरॉन्स है, एवरी सिंगल यूनिट विच इज वेरी वेरी एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ प्रोसेस आपके उस टाइम पे चल रहे हैं। सो देयर विल बी कंजप्शन of this thing in terms of calories, and this is how we are going to measure this basal metabolic rate. कितनी कैलोरीज को आप बर्न कर रहे हैं किस पोजीशन पे, जब आप खेल रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट। तो जिसमें अगर ये BMR कम होगा, क्योंकि ये जो हमें T4 और T3 हार्मोन, take your seat fast बेटा, these are going to directly influence the metabolism of carbohydrates, protein, mineral. आपने डाइजेस्ट कर लिया, वो चीज़ आपके ब्लड में है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म किस स्पीड से चल रहा है, दैट थिंग डिसाइड बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट। और जो जैसे आप ज़्यादा थिन नजर आते हैं, आपने दूसरा केस करते बहुत ज़्यादा खा लेते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं, उनकी डाइट देखेंगे, यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट दीज आर हैविंग एट लीस्ट 4 चपातीज इन अ डाइट। और वहाँ पे आप जब कैलकुलेट करते हैं BMR, ये होता क्या है, इनका काफ़ी हाई निकलता है, मतलब कैलोरीज वो फटाफट बहुत जल्दी बर्न कर रहे हैं। लो BMR अगर आपका होगा, मेटाबॉलिज्म कम है, एक्स्ट्रा कैलोरीज बेटा स्टोर होंगी कि नहीं होंगी, वो स्टोर होती हैं मसल्स में, एडिपोसाइट टिश्यूज में एनर्जी स्टोर होती है, और ऐसे आपका वॉल्यूम, आपका वेट इंक्रीज होने लगता है। इसलिए जो हेल्दी होते हैं या ओवर वेट इंसान होते हैं, हम उनको बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए। रिलेट कर पा रहे हो? Yes. तो उनका BMR मेटाबॉलिज्म क्या है, कम है, खा तो लिया लेकिन वो यूज नहीं हो पा रहा है। जो जरूरत से ज़्यादा कम अंडरवेट वाले होते हैं, वेट काफ़ी कम है, उनमें क्या हो रहा है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है काफ़ी स्पीडी तरीके से काम कर रहा है, बहुत जल्दी ऐसे इंसानों को भूख लगती है। सो दिस इज द मेन थिंग कंट्रोल्ड बाय दिस थायरॉक्सिन हार्मोन, दोनों मिलके हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग वी आर हैविंग T4 and T3 disease like problem. When you are having सबसे पहले अगर हम deficiency की बात कर लेते हैं, if you are having these hormones in much lower concentration than required by your body, मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट होगा। लेकिन अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो उसमें डायरेक्ट इफेक्ट फीटस या बेबी देखने को मिलता है। उसकी मेंटल रिटार्डेशन, खासकर जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन है, चीज़ों को पहचानने की जो उसकी कैपेबिलिटी होती है, वो पुअरली डेवलप होगी। ठीक है, बाद में डिलीवरी के बाद पता चलता है कि यार इसने तो सब कुछ खाया था। इसलिए डिलीवरी में सबसे पहले अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है, वी आर सजेस्टिंग दैट लेडी टू टेस्ट दीज हॉर्मोन्स। T4 का भी टेस्ट होता है, T3 का भी टेस्ट होता है। ये तो थी डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी में एक प्रॉब्लम जिसको मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज goiter. These glands are going to swell up. If you are having NCRT, please sit that side. You also dear. Separate yourself. And this last girl, single book. Back, shift back. Because ma'am is doing classes. This is page number 334 according to this latest edition. Please underline the thing. Hypothyroidism, then hyperthyroidism. एक हाइपो है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन हमारे हार्मोन्स की ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है, इट
क्या होती है? गॉइटर। आई हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कहाँ पे देखने को मिलता है? फीटस में। नेक्स्ट थिंग इज हाइपर, जरूरत से अगर ज्यादा हो गए, क्योंकि हमने ये दोनों चीजें ग्रोथ हार्मोन के रिस्पॉन्स में भी की थी, ठीक है। अगर ये जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि वही एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपने देखा हो किसी को ऑब्जर्व करके, जो आंखें ना जिसको हम आई बॉल बोलते हैं, वो काफ़ी प्रोड्यूट हो जाती हैं, डरावने से वो इंसान लगते हैं, और जो उनकी बॉडी है काफ़ी बहुत जत्थिन नजर आती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, अगर आप सर्च करके देखेंगे, कल कौन ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछ रहा था? आपने घर जाके देखा? सो द एक्चुअल एलिमेंट इज नाइट्रेट। मुझे कल ये याद नहीं आ रहा था कि वो मरकरी से होता है कि इससे होता है। सो द एक्चुअल रीजन फॉर दैट इज नाइट्रेट। नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, हम पानी पीते रहते हैं, नाइट्रेट हमारी बॉडी में जाते रहते हैं, और वो जो बेबी है उसमें जो ऑक्सीजन ट्रैवल कर रहा है वो काफ़ी स्कैर्स हो जाता है। स्कैर्स क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनना था वो मिथाइलोग्लोबिन बन जाता है नाइट्रेट के कारण, और ऑक्सीजन को बाइंड तो कर लेता लेकिन उसको रिलीज नहीं करता सेल्स के लिए, और इसलिए वो ब्लूइश पैटर्न पूरे बेबी में नजर आता है। ओके, ग्रेव्स डिजीज कब होता है? तब इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सिंड्रोम में क्या बताया मैंने? सिम्टम्स क्या डिस्कस कर रही हूँ? आई बॉल काफ़ी प्रोड्यूट हो जाती है, फेस काफ़ी स्किनी लगता है, और वो इंसान बॉडी वेट गेन करने में अपने आप को समर्थ फील नहीं कर पाता है। मतलब वो कितना भी खा ले, प्रोटीन खा रहा है, जिम जा रहा है, लेकिन उसमें जो मसल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगी। गॉट इट? सो दीज टू कंडीशन यू आर गोइंग टू रिमेंबर। इनसे ज़्यादा ये चीज़ है, डायरेक्ट असर इसका हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे भी देखने को मिलता है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है आपकी इरेगुलर हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द थायरॉक्सिन। इसमें कैल्सीटोनिन है। ओके, अंडरलाइन दिस थिंग। ग्रेव्स डिजीज के नीचे मुझे लग रहा है कि जो हमारी पुरानी बुक है शायद इसमें ग्रेव्स डिजीज नहीं है। यस, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग फॉर दिस पीडीएफ। ग्रेव डिजीज लेटेस्ट में अपडेट होके आ रखा है। अगर कोई बच्चा भेज देता तो सारे बच्चों को मिल भी जाती, और ये एक्स्ट्रा जो टर्म्स हैं आप पढ़ भी लेते। ग्रेव्स डिजीज पता चल गया। गॉइटर, गॉइटर कब होता है? जब डेफिशिएंसी होती है एंड दीज ग्लैंड्स आर गोइंग टू स्वेल अप। दे एनी हाउ वांट टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन उसको मिल नहीं रहा है, तो उसको क्या लगा, क्यों ना मैं आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करूँ, ये सेल्स है तो कहीं ना कहीं से क्या पता मुझको आयोडीन मिल जाए। तो इसके कारण क्या हो जाता है? गॉइटर। आपकी नेक बहुत ज़्यादा स्वेलअप नजर आती है, वो एक बार स्वेलअप हो जाएगी लेकिन दोबारा से वापस नॉर्मल में नहीं जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज कैल्सीटोनिन। दिस कैल्सीटोनिन इज गिवन इन ओल्ड एडिशन आल्सो। यू प्लीज इट प्रॉपर्ली महेश जी, ठीक है। अंडरलाइन द थिंग्स लास्ट टू। थायराइड ग्लैंड also secrete a protein hormone known as calcitonin which regulate calcium। ये कैल्शियम को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हैं, स्वीट्स है, प्रोटीन है, मिल्क है, कर्ड है, प्रोटीन के साथ साथ ये हमें क्या देते हैं? कैल्शियम। अगर ये कैल्शियम हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, अगेन इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द ऑस्मो रेगुलेशन, किडनीज को ये हार्म करेगा, ठीक है। तो तब ये जो हमारा थायराइड से कैल्सीटोनिन आता है, व्हाट डज इट डू? सीधा ये बोन्स को इफेक्ट करता है। बोन्स में हम इस एक्स्ट्रा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? एक्स्ट्रा। जैसे आपने देखा होगा लोअर क्लासेस में, वी आर हैविंग ग्लूकोज। चपाती चाहिए थी आपको सिर्फ एक, खा कितनी ली? 4। तो उसमें से निकला हुआ जो ग्लूकोज था, डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट क्या रिलीज करते हैं? इट इज ग्लूकोज। उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते थे? ग्लाइकोजन। चल भाई, स्टोर फॉर्म में स्टोर हो गया। जब हम फास्ट करेंगे क्या अचानक से मर जाते हैं? तो उस टाइम पे ये ग्लाइकोजन जो हमारे मसल्स में, लीवर में स्टोर था, इसको दोबारा से निकाला जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए जैसे ही आप खाना छोड़ देते हो आप मरते नहीं हो। पहले क्या रिड्यूस होता है? आपका बॉडी वेट। आप पतले पतले होते जाओगे। मसल्स में से क्या निकल रहा है?
ग्लाइकोजन। बॉडी उसको रेस्पिरेशन के लिए सेल्स के पास भेज रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और एक टाइम ऐसा आएगा बाहर से आप कुछ खा नहीं रहे तो फिर सारा ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उस टाइम पे फिर आपकी डेथ वाली कंडीशन अराइव हो जाती है। सेम इज द थिंग विद कैल्शियम। कैल्शियम को जब हमें ब्लड से कम करना होता है, वी नीड टू स्टोर दिस, तो हम कहाँ पे स्टोर कर देते हैं, बोन्स। तो ये हार्मोन बोन्स को एक्टिवेट करता है, वहाँ पे कैल्शियम की डिपोजिशन होने लगती है। डिपोजिशन होगी तो कैल्शियम ज़्यादा होगा कि कम होगा ब्लड से, इट इज गोइंग टू लो डाउन। सेकेंड थिंग, इट विल बी रेगुलेटिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को बोलेगा कि कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में डालिए, किसमें, यूरिन में डालिए और उसको एलिमिनेट कर दीजिए। दिस इज कैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन। अब जब मैं पैराथायराइड कराऊंगी, इसी के साथ साथ मैं पैराथायराइड बता देती हूँ, वहां से जो हार्मोन निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। ये कैल्शियम को क्या कर रहा था, कम कर रहा था, ये कैल्शियम को इंक्रीज करता है इसमें, ब्लड में। हाउ, बाय ऑल्टरिंग द प्रोसेस। बोन को क्या बोलेगा, कैल्शियम की कमी है ब्लड में, आप कैल्शियम को रिलीज करना स्टार्ट कीजिए, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं बोन डेंसिटी उस बंदे की कम हो रही है, डी मिनरलाइजेशन। जो मिनरल्स आपकी बोन में स्टोर थे, फॉस्फर, कैल्शियम के सोल्ट होते हैं, अब यहाँ से बोन में से इसको निकालने हम लग जाएंगे। जैसे 30 के बाद खासकर लेडीज में प्रॉब्लम आती है, कैल्शियम ड्रास्टिकली लो होता जाता है। इनटेक हम इतना करते नहीं है, फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, जॉब है, उसमें हम बिजी रहते हैं, तो खुद के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हमें रिक्वायरमेंट होते हैं हम नहीं ले पाते। टीवी में आप ऐड भी देखते होंगे, पावर के लिए, एनर्जी मेंटेन करने के लिए ये ले लीजिए, उनमें होते क्या हैं, मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। तो यहाँ पे ये कैल्शियम बोन से निकलना स्टार्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, पीटीएच। पैराथायराइड कहाँ थे, डॉर्सल साइड ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड। पीछे से अगर मैं ट्रैक में आपको देखती हूँ, यहाँ पीछे से 2 ग्लैंड होते हैं बेटा हर एक लोब में, टोटल कितने हुए, 4, 2 इन लेफ्ट साइड, 2 इन 4 साइड, और आगे की तरफ कौन से ग्लैंड है हमारे, थायराइड प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। कौन सा सेल से यूज हो रहा है ये, फॉलिकुलर थायराइड सेल्स। गॉट इट। जो स्ट्रोमा होते हैं वो स्ट्रोमा बनाते हैं, उसके मैट्रिक्स बनाते हैं, इसलिए हम उसका जिक्र यहाँ पे नहीं करते हैं। तो ये समझ में आ गया। दूसरा, ये नेफ्रॉन को फिर से बोलेगा कि आप उसको रीअब्सॉर्ब ज़्यादा कीजिए। पहले क्या बोल रहा था, यूरिन में डाल के बॉडी से एलिमिनेट कर दीजिए। जब पैराथायराइड हमारे ब्लड में होगा, नेफ्रॉन को खासकर वही जो डीसीटी का पार्ट है उसको बोलेगा कैल्शियम बॉडी में क्या है, ज़्यादा कराना है, और हमें क्या करना है, नेफ्रॉन से इसका रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराना है। जो नेफ्रॉन है उसको यूरिन में ना डाल के वापस कहाँ डाल देगा, ब्लड में ही डाल देगा। तो ऐसे आपका जो पीएच होता है उसमें रेगुलेशन, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द अमाउंट ऑफ वाटर, we are going to see the concentration of ions, we are going to see the concentration of electrolyte। आपके ब्लड में कौन सा मेटल, कौन सा मिनरल, कौन सा आयन कितनी कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल कर रहा है। इज दिस क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। इस कैल्शियम वाले पार्ट को याद रखेगा। पीटीएच क्या करता है, इसको इंक्रीज कराएगा, बोन से निकाल के नेफ्रॉन से रीअब्सॉर्ब करा के। नेफ्रॉन में से जो भी चीज रीअब्सॉर्ब होती है किसको मिलती है बेटा, ब्लड को, ठीक है। वो जो पीसीटी, क्योंकि ग्लोमेरुलस तो हमारा सब कुछ लेके बैठ गया था, तो हमने फिर सेकंड स्टेप किया था ना, रीअब्सॉर्प्शन। नेफ्रॉन से चीजें निकलती हैं, वापस हम ब्लड को दे देते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, दिस इज थाइमस। थाइमस में आपको एंटीबॉडीज, टी सेल्स पता होने चाहिए। टी सेल्स हमारे एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक नाम आ रखा है। नाउ व्हाट इज दिस, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल को ये ट्रेन करते हैं
इन्फेक्शियस सेल अगर आप देख रहे हैं, ये हमारे हेल्दी सेल हैं जिनको मैंने डार्क नहीं कर रखा है। उनके सराउंडिंग में अगर कोई सेल इन्फेक्ट हो गया है, उसमें पैथोजन आ गए हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स बन रहे हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल्स प्रोवाइड करते हैं सेल्स में एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करके, वो रिसेप्टर की जगह काम करते हैं। रिसेप्टर अपने सराउंडिंग में हो रही चीज़ों को सेंस कर लेते हैं। अब सराउंडिंग में जैसे हम स्टूडेंट्स का एग्जांपल है, अगर कोई डिस्ट्रक्टिंग एलिमेंट होगा, कोई बच्चा ऐसा है जिसका पढ़ाई पे फोकस नहीं है, ज़्यादा शरारत करता है, आप उसको पहचान जाते हैं। तो ऐसे हेल्दी सेल एक प्रॉब्लमेटिक सेल को पहचान के उनसे अपना डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटिंग टू बाउंड्री मेकअप, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ वो सब्सटेंसेस भी सिक्रीट करने लगते हैं। मतलब एनी हाउ दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेव दैम सेल्व्स फ्रॉम होम, इट इज फ्रॉम अ प्रॉब्लमेटिक सेल। तो यानी हमने सेल को ही क्या दे दी, इम्यूनिटी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट थिंग जो हमारे टी सेल्स हैं, एक्चुअली दीज आर द टाइप ऑफ WBCs ओनली, जो हमारे ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट है, आपने पहले वाले चैप्टर में ब्लड सर्कुलेशन में इनको किया होगा। नाउ दीज आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, दोज वेपन लाइक थिंग आई हैव टोल्ड यू। दुश्मन को पहचाना, प्रोटीन बनाया और उसको एनी हाउ डिस्ट्रक्ट करने की सोचते हैं। सो देयर इज दिस ग्लैंड विच इज गोइंग टू ट्रेन दैम, और इनको इनका काम बताता है। नेक्स्ट थिंग विच इज associated with this gland is decrease in size with increase in age। जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती जाती है, जो हमारा थाइमस है वो क्या होने लगता है, श्रिंक होने लगता है। उसमें एडिपोसाइट जो सेल्स हैं ज़्यादा स्पेस कवर अप कर लेते हैं। सपोज इन न्यू बॉर्न बेबी इफ इट इज लाइक दिस मच, तो धीरे धीरे वो ऐसे रिड्यूस होता जाएगा। और इसलिए जो ओल्डर पीपल होते हैं, अल्टीमेटली जो मैंने डार्क किया है इतना इसका साइज हो जाएगा। और जो ओल्डर पीपल होते हैं, जैसे वैक्सीनेशन आपको पहले ना लगती, किनको लग रही है, एक जो सीनियर सिटीजन ग्रुप आता है उनमें क्या है, इम्यूनिटी ज़्यादा होगी कि कम होगी, ठीक है। हमारे जो थाइमस है वो क्या हो चुके हैं, वहाँ पे श्रिंक हो चुके हैं। श्रिंक होने के साथ साथ जो उनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल अब नहीं पहचान पा रहे उसके सराउंडिंग में नॉर्मल सेल्स हैं या हार्मफुल सेल्स हैं, वो टी लिम्फोसाइट्स को डिसइंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, उनको ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे एज बढ़ती है इम्यूनिटी आपकी कम होने लगती है। आपने चेस्ट बोन का नाम सुना है क्योंकि स्केलेटन वाला पार्ट आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गया था। नाउ व्हाट वी आर हैविंग दिस, यू नो दिस रिब केज 12 एक साइड 12 एक साइड, फाइन, ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। उनको सेंट्रली होल्ड कौन करता है, चेस्ट बोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेनम, ठीक है। तो स्ट्रेनम के ठीक पीछे होता है, आगे कौन है, स्ट्रेनम, पहले कौन था हमारा, थायराइड ग्लैंड, ये एलिमिनेट होता है, स्ट्रेनम स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेनम के ठीक पीछे मतलब हार्ट जहाँ पे है उसके थोड़ा सा अगर हम राइट साइड जाते हैं तो पीछे वहाँ पे क्या है, हमारा थाइमस ग्लैंड है। गॉट इट? The next gland we will be talking about is adrenal gland. Okay, yes, the cap-like structure. Now you see look at this figure 22.4 दिखाई दिया। कल भी हम इसकी बात कर रहे थे ना बेटा, कि किडनी के ऊपर जैसे हम एक कैप लगा लेते हैं ना, बर्थडे कैप, जैसे बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए भी, ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर है। दिस ग्लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा इसका नाम है एडर्नल, वैसे ही उस इंपॉर्टेंट हार्मोन का नाम है जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। फ्लाइट और फाइट, इसको आप उल्टा पीछे कर लेंगे, फाइट और फ्लाइट भी आप बोल सकते हैं। लेकिन फिर से जैसे हमने पिट्यूटरी को अलग अलग पार्ट में पढ़ा था, सो इट इज नॉट दैट मच इजी दैट वी आर हैविंग दिस ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड और उसमें से ये एक ही हार्मोन रिलीज होता है। इसमें भी दो रीजन है, द आउटर वन इज कॉर्टेक्स और मेडुला, यस, द आउटर वन इज कॉर्टेक्स, इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, और जो हमारा अंदर वाला ह्यूमन शिफ्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट कौन से हार्मोन को रिलीज कर रहा
मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, जैसे अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की थी, कैल्शियम के मिनरल्स के बारे में बात की थी। तो इसमें जस्ट लाइक पिट्यूटरी वी आर हैविंग सो मैनी हॉर्मोन्स बीइंग सेक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड। जो समझाने का है वो मैं बता देती हूँ, बाकी आप इसके पार्ट और उसके हार्मोन का नाम अंडरलाइन करके लर्न कर लेंगे। दिस हार्मोन इज नोन एज फाइट और फ्लाइट, और यू कैन से फ्लाइट और फाइट। इसमें होता क्या है कि कैसे ये हमें रेडी करता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी केसेस कि छोटा सा बच्चा भी अपने सामने देखता है कि हाँ दूसरा जो पर्सन है हाइट में, वेट में, एज मुझसे बड़ा है, लेकिन वो भी उससे बदला लेने के लिए, उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है अगर उसको गुस्सा आएगा। देखा है आपने? उसको पता है कि आप कुछ 14 kg के, सामने वाला 40 kg का, लेकिन फिर भी वो उससे कम्पीट करने के लिए रेडी हो जाता है। या फिर जब हम स्ट्रेस होते हैं हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है, कुछ भी या तो हम गलत कर देंगे या हम उसको सही कर देते हैं, लेकिन हम बहुत रैपिडली क्या लेते हैं, स्टेप ले लेते हैं। वाई सो? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी मैं वर्किंग बता देती हूँ क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि काम कैसे करता है। When this hormone is there inside our blood, सबसे पहले ये जो हमारा डायफ्राग्राम, यहाँ से सारी चीज़ स्टार्ट होती है लंग्स के ठीक बीच में, और जो डायफ्राग्राम, जब हम ब्रीदिंग कर रहे थे, डायफ्राग्राम जब नीचे आएगा लंग्स क्या होंगे, एक्सपैंड, ठीक है, एक्सपैंड होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा, प्रेशर गिरेगा, और जब अंदर लो प्रेशर है तो हवा हाई प्रेशर यानी एनवायरनमेंट से निकल के कहाँ जाएगी, अंदर। तो सबसे पहले जो चीज़, ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, डायफ्राग्राम की मूवमेंट से। ये मूवमेंट्स क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, तो आपकी जो ब्रीदिंग स्पीड है, रेट ऑफ ब्रीदिंग, वो भी क्या होगा, इंक्रीज। लंग्स जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, तो जो अंदर ऑक्सीजन जा रही है। थर्ड थिंग इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड आवर ब्लड, वो भी क्या होगा, इंक्रीज। ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन है, सेल्स को भी ऑक्सीजन क्या मिलेगा, ज्यादा, तो यहाँ से कौन सा प्रोसेस ज्यादा होगा, इट इज रेस्पिरेशन। वो एटीपी का जो प्रोडक्शन है, इट इज रेस्पिरेशन, एटीपी प्रोडक्शन विल आल्सो गोज अप। दूसरी चीज, क्या सिर्फ हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है रेस्पिरेशन के लिए, वी ऑल्सो नीड ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो दूसरा हार्मोन रिलीज कराएगा एड्रेनलिन, दैट इज नोन एज ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन, अभी हमने ग्लाइकोजन की बात की थी, यस मैम। ग्लाइकोजन में क्या है, ढेर सारा ग्लूकोज, वो ग्लूकागॉन जाके ग्लाइकोजन को तोड़ने लगेगा। ऑक्सीजन तो आपके एल्वेलाइज ने, आपके लंग्स ने प्रोवाइड कर दिया, और इधर से ब्लड में खूब सारा क्या ऐड होने लगेगा, ग्लूकोज, और एटीपी क्या जाएगी, हाई। वो आप में जो इतनी एनर्जी आप फील करते हो कि हाँ भी आके देख दो एक बार या बोल के देख दो कुछ बार, ठीक है, वो इसीलिए होती है। दूसरी चीज, हार्ट बीट, इट इज ऑल्सो गोइंग अप, इससे हमारा ब्लड प्रेशर वो भी क्या होगा, ज्यादा, और फिर से वही ब्लड भी फटाफट सेल्स की तरफ पहुंचेगा। सेल में ये दोनों चीज है, सॉरी ब्लड में दोनों चीज है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। तो वो एटीपी प्रोडक्शन ऐसे। दूसरा जो आपकी आईज है वो एक्सपैंड हो जाती हैं ऐसे, गुस्से में कोई इंसान होगा तो वैसे नहीं देखेगा, वो ऐसे करके देखेगा, तो आप में जो अलर्टनेस है, सेंसिटिविटी है, वो क्या हो जाती है, काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ये एड्रेनलिन ऐसे काम करता है। जो नॉरपेनेफ्रिन है या एड्रेनलिन का अपोजिट है। अब इन चीज़ों को नॉर्मली तो लेके आना है, जब स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट चला गया तो इनको वापस लाने का काम हमारा दूसरा हार्मोन करता है। प्लस जो हमारे एडिनोकॉर्टिकोटाइड्स थे वो कोराइड से बने हुए थे। नाउ व्हाट डज दे आर डूइंग, दे आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। अगेन मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, प्रोटीन आएंगे, मिनरल आएंगे, उनकी ब्रेकडाउन कैसे की जा रही है, सेल्स में उनको एब्जॉर्ब कैसे किया जा रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारे सेल में कर क्या रहे हैं। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी कॉर्टेक्स की जो हार्मोन है वो इन्वॉल्व रहते हैं। सो टुडे यू विल बी डूइंग दिस एड्रेनल ग्लैंड, गॉट इट। इसकी डिफरेंट जो जोन्स हैं कॉर्टेक्स की वो आप याद करेंगे, व्हाट दे आर सीक्रेटिंग एंड व्हाट इज देयर मेन फंक्शन। Thank you everyone.